अध्याय 169 तूफान से पहले की शांति। ओलिवर को चिंता थी कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो नादिया की मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। उसकी माँ ओफेलिया की छवि ही उसे झकझोरने के लिए काफ़ी थी। जहाँ तक वह जानता था, ओफेलिया ने बहुत पहले ही अपनी मानवीय मानसिकता को त्याग दिया था और एक अमानवीय मानसिकता अपना ली थी। वह नादिया जैसी छोटी लड़की को ऐसा कुछ नहीं बनने दे सकता था। बेशक ऐसा होने से रोकना अभी भी एक दूर की कड़ी थी। वह जानता था कि वह अभी ओफेलिया को नादिया के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसके मन में मानवता के कुछ बीज बोना अभी भी कुछ न करने से बेहतर था। आखिरकार भविष्य अप्रत्याशित था। ये लगातार बदलता रहा। वह जल्द ही अपने कमरे में लौट आया और उसने अपने दिमाग में जो औषधि जमा की थी उसे बाहर निकाला। फिर उसने अपने एस्पेरा को तड़का लगाने और उसे और अधिक परिष्कृत करने के लिए उन्हें एक एक करके पीना शुरू कर दिया। मैं अब लगभग औषधि से बाहर हो चुका हूँ। कुछ उपचार औषधियों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, उसने सोचा। ओलिवर भोजन के बदले दूसरों के साथ गोलियां और औषधि का आदान प्रदान करके लगातार अपनी आपूर्ति का स्टॉक कर रहा था। बेशक उसके राशन का स्टॉक लंबे समय से खत्म हो गया था, लेकिन सिक्फो के लिए धन्यवाद, वह टिक सका। सिक्फो ने उनसे कहा था कि अगर वे कुछ खाना चाहते हैं तो वे अपने लिए खाना बनाएं, लेकिन चूंकि बूढ़ा आदमी पेड़ जितना बूढ़ा होने के बावजूद खाना बनाना नहीं जानता था, इसलिए वह ओलिवर के साथ खाना खाता था। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें शायद ही कभी भूख लगती थी और उनके विपरीत उन्हें भोजन के बिना रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। ओलिवर के पास अपने क्षेत्र में एक कामकाजी रसोई घर था, साथ ही सिक्फोर द्वारा उपयोग की जाने वाली ताजी सामग्री या विशिष्ट रूप से कच्चा खाने के लिए लाया गया था। शुरुआत में सिक्फोर का इरादा था कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए कच्चे फल और सब्जियां खाएं, हालांकि पॉश कबीले के उत्तराधिकारी ऐसा जीवन कैसे जी पाएंगे। वे हर दिन नाजुक संपूर्ण भोजन के आदी थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे हर दिन कच्चा आहार खा सकें। लेकिन हर कोई जानता था कि ओलिवर खाना बना सकता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो, सारे काम अपने आप उस पर आ जाते थे। इस प्रकार उन्होंने समूह के रसोइये, उनके निजी शेफ की भूमिका निभाई। हालांकि चूंकि वह इसे मुफ्त में नहीं कर सकता था, इसलिए वह उनसे हर दिन भोजन के बदले में कुछ शुल्क लेता था, क्योंकि वे उसके द्वारा बनाया गया खाना खाते थे। कुछ महीनों तक इसने अच्छा काम किया, लेकिन अब उनके पास व्यापार करने के लिए औषधि और गोलियां भी खत्म हो रही थीं। आखिरकार भले ही उन्होंने अपने लिए स्टॉक किया हो, किसने उम्मीद की होगी कि अंत में इसे ओलिवर के साथ साझा किया जाएगा। उनके भंडारण की कलाकृतियों में जो कुछ भी बचा था वह इतना कीमती था कि उसे मात्र भोजन के रूप में बेचा नहीं जा सकता था। इसलिए ओलिवर भी असहाय था और बदले में कुछ भी मांगे बिना कभी कभार उनके लिए खाना बनाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना परिपक्व सोचा और कार्य किया, अंततः वे अभी भी बच्चे ही थे। इसके अलावा वे उसके दोस्त थे, है ना? सही। क्या मैं सचमुच उन्हें अपना मित्र मानता हूँ? ओलिवर ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए लकड़ी की छत को घूरते हुए विचार में खोया हुआ सोचा। अगर उसे ईमानदारी से कहना हो तो उसने वास्तव में उन्हें कभी मित्र नहीं माना। अधिक से अधिक उसने उन्हें उपयोगी मानव संसाधन माना जो राक्षसों के खिलाफ भविष्य के युद्ध में मानवता की मदद कर सकता था। उसने नादिया की मदद की ताकि वह उपन्यास में जितनी मजबूत हो सकती थी उससे अधिक मजबूत हो सके। तो क्या उसके लिए उन्हें अपने दोस्त कहना सही था? हाँ, ये बहुत जटिल है। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। उसने जम्हाई ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कुछ देर के लिए सोने जा रहा था। हम तैयार हैं, नेताजी। क्या आपने बैरियर के कमजोर स्थान का पता लगा लिया है? हाँ, हमने इसे ढूंढ लिया है और अब इसमें घुसपैठ करना आसान होगा। बहुत अच्छा। बाहर पहाड़ी हॉल से दूर गहरे काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। वह खाली खड़ा अपने मातहतों से बात कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि विधर्मी समूह का नेता था जो विनाशकारी जानवर के अंडे को पुनः प्राप्त करने के लिए आया था। वह समूह के पीछे था,
सिगफोर को शामिल करने के लिए एक हत्यारा सरनी तैयार कर रहा था, जिसकी उपस्थिति उसने बेहोश रूप से महसूस की थी। माउंटेन हॉल के अंदर विशेषज्ञ के बारे में अपने संदेह की और पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपने अधीनस्थों से कई हफ्तों तक इसकी सावधानीपूर्वक जांच कराई। बैरियर के इतने करीब होने के कारण उनमें से कोई भी ऐसी इकाई की उपस्थिति को महसूस करने से चूक नहीं सकता था। वे सभी गुप्त कलाकृतियां ले जा रहे थे जो उन्हें संप्रदाय से प्राप्त हुई थी, यहाँ तक कि एक रैंक 3 विशेषज्ञ भी उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस क्षण मैं बैरियर पर हमला करूंगा और विशेषज्ञों को बाहर निकालूंगा, आप हॉल में घुसपैठ करेंगे और विनाशकारी जानवर का अंडा प्राप्त करेंगे। याद रखें, या तो आप सफल होंगे या वापस नहीं आएंगे, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। किसी आवाज के जवाब देने से पहले फोन के दूसरी ओर क्षणिक शांति छा गई। हाँ, नेताजी, उसने संचारक को नीचे रख दिया और अपने सामने देखा। उसके पैरों के ठीक बगल में जमीन पर एक बहुत ही गहरी आभा के साथ स्पंदित होने वाला एक बड़ा रून समूह था। ये देखने में दम घोंटने वाला था और इसकी सतह पर सभी प्रकार के बेहद जटिल रन उकेरे गए थे। विभिन्न रूनों में कभी कभी खूनी लाल रोशनी की चमक होती थी, जो इसकी घातक प्रकृति का संकेत देती थी। निस्संदेह यह अत्यंत खतरनाक व्यूह था, बस इसके पास एकत्र होने वाली आभा की मात्रा भयानक रूप से विशाल थी। यहाँ तक कि वह, जो रैंक 3 ओझा जितना ही ताकतवर था, को भी व्यूह तैयार करने और उसे आवश्यक आभा प्रदान करने के लिए हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा। मेरे अवलोकन से विशेषज्ञ ओझा भी रैंक 3 होना चाहिए, लेकिन यदि वे अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, तो मैंने ये सरनी तैयार की है। जब तक वे रैंक 4 ओझा नहीं हैं, वे ऐसा करेंगे निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाओगे, वह आदमी भयावह रूप से बोला और उसकी आंखें काली आभा से चमक उठी। वह पूरे पर्वत के चारों ओर लगी विशाल बाधा का निरीक्षण करने में सक्षम था। जिसने भी इस अवरोध को डाला है वह निश्चित रूप से सरनी निर्माण में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ है। उसने बाहर से अवरोध को गहराई से देखते हुए सोचा। कहानी खत्म। अलविदा।